अभी कुछ नए बच्चे मर जाएंगे इसमें। कितने के जो दूसरे बैच से आए हैं? ओके ओके ओके। बहुत ज्यादा जनसंख्या है। हो गया सर। चलो ठीक है, नोटबुक निकालो और बात को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जो नए बच्चे आए हैं उनको बता दें कि जो पीरियोडिक टेबल है वो चल रहा है, और उस पीरियोडिक टेबल में ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है, बस जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं वो करी है। ठीक है, तो आप लोग जो नए लोग हैं वो एक काम करना, इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिली जाएगी। ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, 2-3 ही हुए हैं ना। 5 हो गए क्या? हाँ, 5 लेक्चर हुए हैं और उसमें हमने कुछ नहीं किया, बस छोटी छोटी बेसिक बातें पढ़ी है। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप लोग इसमें से एक बार देख लेना, कोई डाउट लगे तो बता देना। ठीक है, तो चलो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी के पास नोटबुक? कहाँ तक हो गया था? इधर से चलाया गया बेटा। चलो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आप लोग आए हैं। अब सुन लो, अरे बस बस बस, बात नहीं आपस में, है ना। किसी को अगर बात करनी है तो मेरे से कर सकता है। हाँ, हेडिंग लगाओ सारे लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस शांत हो जाओ एकदम से और हेडिंग लगा दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं, या आप लोग अगर हिंदी भाषा में चाहो तो आप लोग क्या बोल सकते हो, अपन कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना कि कौन कौन क्या क्या है और कैसे कैसे है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उसी एग्जाम्पल के हिसाब से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक एटम है, और उस एटम का ये जो आपके सामने बनाया गया है ये कौन है, एक छोटा सा न्यूक्लियस है। अब देखो सर, यहाँ पर इसके पास क्या है, तो आपने कहा कि सर शेल है, यानी कि आपके कोश है। मान लेते हैं कि सर ये वाला जो शेल है ये सबसे बाहर है, यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं ये कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, एंथ शेल। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा अंदर है, तो इसको क्या बोल देते हैं, n-1। इसको क्या बोल देते हो, n-2। और इसको क्या बोल देते हैं, n-3। चलेगा इतना? नॉर्मल सा है। चलो यहाँ पर बात करते हैं कि सर यहाँ पर क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या आप लोगों का जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा क्या? अरे हाँ या ना? अगर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो सर ये इलेक्ट्रॉन को खींचते चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, इसकी ओर आता जाएगा। यही होगा क्या? और इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर क्या हो जाएगा, समा जाएगा। अरे हाँ या ना? वो गाना नहीं सुना गया कि खींचे कोई डोर मुझे तेरी ओर? वही वाला है सर। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, फटाफट अपने डायरेक्शन में खींच रहा है, और जब ये इसको खींचेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके क्लोज आता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो आज तक कुछ भी नहीं मिलता। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी फोर्स है, ऐसा कौन सा पावर है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पर रखे हुए है? क्या कोई है ऐसा जो यहाँ पर इसको यहीं पे रखे हुए है? प्रतिकर्षण। ओए होए होए होए, किसका प्रतिकर्षण है? इलेक्ट्रॉन का। कौन से इलेक्ट्रॉन का? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का। बहुत बढ़िया। देखो सर, यहाँ पर जो आंतरिक कोश है, जो इनर शेल है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है तो ये क्या करता है, अपनी पोजीशन पर ऑलमोस्ट बना रहता है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इसको क्या करते रहते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है इस अंदर वाले सेल की, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन। इन पर अट्रैक्शन लगेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आकर डूब जाएंगे क्या? अरे क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्या इनको कोई यहाँ पर प्रतिकर्षित करने वाला है क्या? नहीं है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर समा जाएंगे क्या? नहीं समाते। क्यों भाई? यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर तो कोई प्रतिकर्षण नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आकर क्या नहीं हुआ, समाया नहीं। कोई वजह? अगर इसको कोई नहीं रोकेगा तो ये इसमें चला जाएगा,
अंदर वाली जगह खाली ये भी चला जाएगा, फिर ये भी चला जाएगा और एक दिन आएगा ये भी इसमें चला जाएगा। कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा कारण, ऐसा कोई रीजन जो इन इलेक्ट्रॉन को या सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन पर रखने में हेल्प कर रहा है? प्रतिकर्षण तो थोड़ा बहुत लग रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर बेचारे इन गरीबों का क्या होगा? बोलो, फटाफट बोलो। अरे बोलो रे। हाँ, 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 बहुत बढ़िया नाम आया। क्या? कोई एक बल बोला किसी ने, सही बोला है सर। अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय। चलो, एक छोटी सी बात करते हैं सर। ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है? m है। इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से, v वेग से क्या कर रहा है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो आप लोग क्या कहते हो कि सर इस पर क्या लगता है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? mv² अपॉन r। एटॉमिक याद आ रहा होगा। और ये m²/r जो है वो इसको क्या रखता है? बैलेंस रखता है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। अब सुनना, अपन कह रहे हैं कि इस कारण से इन इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता? इसमें मर्जिंग नहीं होती। अब आगे की बात सुनना, ये न्यूक्लियस जो है वो क्या लगा रहा है? इस पर अट्रैक्शन लगा रहा है। सर एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो कितना होता है? तो आप क्या कहते हो? kq1q2/r²। अब एक बात बताओ कि अगर मैं कह दूं Q1 जो है वो किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का। तो आप लोग क्या बोल दोगे? Q2 किसका आवेश है? तो अपन क्या बोलेंगे? अपने नाभिक का। क्लियर है? अब सुनो सर, नाभिक का आवेश कितना होता है? तो अपन क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन के बराबर, यानी कि उसके न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर, जिसे आप लोग नाम क्या देते हो? न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिकीय आवेश। अब एक बात बताना कि नाभिक जो है वो अपने प्रोटॉन की संख्या के बराबर बल किस पर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। क्या इतना ही बल इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है क्या? अरे नाभिक जो है वो अपने प्रोटॉन की संख्या के बराबर फोर्स कहां पर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। क्या इतना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को फील होगा, या इससे ज्यादा, या इससे कम होगा? इससे कम होगा। कितना कम होगा? तो अपन क्या बोलेंगे कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको वापस क्या कर देते हैं? रिपेल कर देते हैं। रिपेल कर देते हैं तो इतना फोर्स क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अरे कल भी हमने एग्जांपल लिया था कि मान लो कि तुमने कोई कांड कर दिया। अरे तुम लोगों ने क्या कर दिया? कोई कांड कर दिया। बापूजी को पता चल गया, बापूजी तुम्हें फोड़ने वाले हैं। तो तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए कौन कौन आते हैं? तो घर में जितने मेंबर होते हैं वो सारे तुम्हें प्रोटेक्शन देने आते हैं। तो तुम पर जितना बापू फोर्स लगाते हैं, क्या उतना फोर्स तुम पे लगता है क्या? अरे जितने मन से वो तुम्हें फोड़ना चाहते हैं उतने मन से फोड़ पाते हैं क्या? नहीं फोड़ पाते। तो अपन वही कह रहे हैं कि सर जितना फोर्स ये न्यूक्लियस लगाना चाहता है उतना इस पर लग नहीं पाता है। कितना लगता है? तो अपन कहते हैं कि सर ये अंदर वाला जो रिपल्शन है इसको माइनस कर दो, तो अपन क्या कहते हैं कि हमें हमारा जो प्रभावी आवेश है या जो प्रभावी रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो एक छोटी सी बात देखना, सर न्यूक्लियस ने फोर्स लगाया कितना? जेड के बराबर। अरे हाँ या ना? और आपके इलेक्ट्रॉन ने फील कितना किया? तो अपन ने कहा कि अंदर वाला निकाल दो। तो हम कह देते हैं कि मान लो अंदर वाला कितना है? सिग्मा। मान लेते हैं कांस्टेंट है। तो जेड माइनस सिग्मा जो है वो क्या होगा? इसको फील होगा, और जिसे आप लोग क्या कहते हो? जेड इफेक्टिव। बात पल्ले पड़ गई क्या? तो मैं ये कह दूंगा कि सर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो इफेक्टिव फोर्स होता है उस इफेक्टिव फोर्स को क्या बोला जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आ रहा है इस कांस्टेंट को आप लोग नेम क्या देते हो? तो अपन कहते हैं इसको बोला जाता है सील्डिंग कांस्टेंट। देखो सर यहाँ पर वर्ड है सील्ड। सील्ड का मतलब क्या होता है? तो बता दें एक छोटी सी बात। आप लोगों ने पुराने मूवीज देखे होंगे जिसमें राजा महाराजा तलवार से लड़ते थे। अरे देखे होंगे ना? तो तलवार से वो लड़ते थे तो तलवार, एक हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में क्या होती थी? शील्ड, यानी कि ढाल। शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल। अरे बाहुबली देखी होगी ना? नहीं देखी? बेटा ये चश्मे वाला अगर नहीं देखी तो देख के आप, फिर कैसे समझाऊं तेरे को? बेसिक ही क्लियर नहीं है तेरे। मतलब इसकी शक्ल देखो, इसने बाहुबली नहीं देखी। देखो ओ भाई ताली बजा दो इसके लिए एक बार। अबे चोमू निवासी, इधर देख। हाँ, अपन क्या कहते हैं कि जो सील्ड होती है, सील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल। देखा होगा तुमने, मान लो कि कोई एक मेरे जैसा कोई मरियल सा राजा है और एक कोई बहुत हट्टा कट्टा है। दोनों में लड़ाई हो रही है, अपन तो दो बार ऐसे करेंगे अपनी तलवार गिर जाएगी।
फिर वो क्या करेगा, तलवार मारेगा तो अपन क्या कर लेंगे, ऐसे बैठ जाते हैं। तो जितना फोर्स वो उधर से लगाता है, क्या पूरा फोर्स मेरे पे लग पाएगा क्या? नो सर। तो अपन कह रहे हैं कि कितना लगेगा, जितना वो ढाल कम कर देगी। तो अपन क्या कह रहे हैं कि शिल्ड यानी कि सिग्मा कौन है, शिल्डिंग कांस्टेंट है, यानी कि बचाने वाला जो है वो है। और बचाने वाला कौन होता है, तो अपन कहते हैं कि ये जो इनर शेल के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश से बचाते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट, यानी कि परिरक्षण प्रभाव। बात पल्ले पड़ गई क्या? ठीक है। अब सुनो, आपके पास कुछ उपकोष होते हैं, उन उपकोष की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो आपके पास टोटल 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अगर आपसे कहा जाए कि नाभिक के सबसे पास कौन होता है, एस कक्षक या एस उपकोष, हाँ या ना? और सबसे दूर कौन होता है, एफ। एक बात बताना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्रभावी रूप से कौन बचाएगा, एस बचाएगा या एफ बचाएगा? एस बताएगा। क्यों बचाएगा भाई? क्योंकि नाभिक के पास है। अरे हाँ या ना? इसलिए। चलो एक बात बताओ, एस उपकोष का आकृति कैसा होता है? गोलाकार। गोलाकार होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे गोले में सम्मित रूप से क्या होता है, वितरित होता है। क्या ये बात सही है क्या? नाभिक है बीच में, बाहर गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन सम्मित रूप से वितरित है, तो जिधर से भी वो अट्रैक्शन लगाएगा, क्या बीच में नाभिक के इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्या? कौन से वाला बेटा? एस उपकोष वाला। हाँ या ना? सिंपल सा है। दूसरी बात सुनना, यानी कि आपका एस कक्षक या एस उपकोष जो है वो इलेक्ट्रॉन को 360 डिग्री में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यस और नो? चलो दूसरी बात करते हैं, नाभिक से दूर कौन होता है, पी। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यानी कि सर पी उपकोष की आकृति जो है वो कैसी होती है, डंबलाकार। एक कक्षक में यानी कि एक डंबल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब देखो सर, ये इसको एक्स एक्सिस पे बचा सकता है, वाई पे बचा सकता है और जेड पे बचा सकता है। क्या बाकी कहीं ये इसको बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता। बात पल्ले पड़ गई। ठीक है। अब डी की बात करते हैं। डी की आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार, यानी कि डबल डंबल का मतलब कैसा दिखने में, ऐसा। इसमें कितने लोब हैं, 4। 4 लोब में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक बात बताओ कि 4 लोब में अगर 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता और इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, कम। हाँ या ना? अरे मान लो कि अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी हो, सिर्फ ही पढ़ाई करनी हो, तो आप लोग बहुत एफिशिएंटली पढ़ाई करते हो, हाँ या ना? लेकिन पढ़ाई के साथ तुम्हें बहुत दूसरे काम भी करने होते हैं, जैसे पीपराली भ्रमण करना होता है। अरे करते कि नहीं करते? तुम्हें चाय की थड़ी पे जाना होता है, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने होते हैं, फिर तुम्हें एक बजाज रोड का चक्कर मारना होता है, नवलगढ़ रोड का चक्कर मारना होता है, थोड़ी देर तुम्हें एफबी इंस्टा चलाना होता है, पूरी रात तुम्हें फोन पे बात, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें मिलाकर तुम्हारी पढ़ाई जो है, यानी कि तुम्हारा जो ध्यान है वो क्या हो जाता है, कई जगह पर वितरित हो जाता है। तो तुम्हारी पढ़ाई के प्रति जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ या ना? होता है ना? तो अपन कह रहे हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 लोब में घूम रहे हैं, तो इनका घनत्व क्या हो जाता है, कम। अगर घनत्व कम हो गया तो यहाँ पर जो शील्ड बनेगा, जो आवरण बनेगा, वो परफेक्ट बनेगा या इम्परफेक्ट बनेगा, इम्परफेक्ट। तो बचाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम। इसके बाद नाम आता है एफ का। एफ की शेप जो होती है वो होती है त्रिडंबलाकार। ठीक है, ट्रिपल डंबल होता है, यानी कि सर यहाँ पर जैसे 2 डंबल दिख रहे हैं वैसे उसमें 3 डंबल होते हैं, यानी कि टोटल कितने लोब हो गए, 6। बेटा एक बात बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर 6 लोब में घूमेगा तो क्या उसका घनत्व और ज्यादा कम हो जाएगा क्या? अगर घनत्व और कम हो गया तो बचाने की क्षमता दूसरे को क्या हो जाएगी, कम। बात पहले पड़ गई। अब एक छोटी सी बात सुनना, आप लोग एक वर्ड काम में लेते हो, एक शब्द काम में लेते हो कि एफ उपकोष की आकृति जो है वो डिफ्यूज्ड होती है, ये काम में लेते हो गया। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, विसरित। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा एक शब्द विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फैलना। अरे डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फैलना, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। तो सर एक बात बताओ कि एफ उपकोष की आकृति या एफ कक्षक की आकृति कैसी होती है, फैली हुई होती है। और फैली हुई होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या मिलता है,
बहुत कम, और बहुत कम मिलने के कारण हम क्या कह देते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन पावर जो है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। या फिर आप लोग कह सकते हो एफ उपकोष की प्रोटेक्शन पावर या दूसरों को बचाने की क्षमता जो है वो कैसी होती है, नगण्य होती है। बात पल्ले पड़ गई? अरे यस और नो लेके तो हेडिंग लगा दो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला ऐसे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब? हाँ, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जेड इफेक्टिव कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, लिख दीजिएगा जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। और यहां पर आप लोगों का जो z है, z को आप लोग बोल सकते हो एटॉमिक नंबर, या फिर क्या बोल सकते हो न्यूक्लियर फोर्स, या परमाणु क्रमांक, एक ही बात है। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब न्यूक्लियस द्वारा लगाए जाने वाला कुल बल। और यहाँ पर जो सिग्मा होता है, इस सिग्मा को क्या बोला जाता है, शिल्डिंग, या फिर आप लोग नाम दे सकते हो स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शिल्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, बचाना, या तुम कह सकते हो ढाल, या कह सकते हो आवरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। हेडिंग डाल दो शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। देखो देखो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा, नाभिक द्वारा, नाभिक द्वारा लगने वाले, लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल को, स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। और डी का शील्डिंग पावर होता है पुअर, और एफ का शील्डिंग पावर, बचाने की क्षमता जो है वो कैसी होती है बेटा, नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल होने का कारण क्या होता है, डिफ्यूज्ड शेप, डिफ्यूज्ड शेप, डिफ्यूज्ड शेप। ये एक सिंपल सी कहानी आपके पास होती है किसकी, तो अपन कह रहे हैं कि आपके शील्डिंग कांस्टेंट की, शील्डिंग पावर की। ठीक है सर, ये कहानी किसकी है, सिंपल सिंपल। अब सुनो, देखो सर, हमें कोई भी परमाणु या कोई भी अणु या कोई भी तत्व दिया जाता है, तो हमें उसका एटॉमिक नंबर जो है वो पहले से पता होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने पहले से सीख रखे हैं। तो अब हमें जरूरत पड़ती है किसकी, कि यहाँ पर जो शील्डिंग कांस्टेंट यानी कि सिग्मा आया था, इस सिग्मा के मान की जरूरत पड़ती है। और सिग्मा का मान निकालने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसे कहा जाता है स्लेटर। स्लेटर ने यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल वैल्यू दिए हुए हैं, उन मैथमेटिकल वैल्यू को आपको याद रखना है। वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन उससे अलग होता है। वो चीजें सारी अलग होती हैं, लेकिन हमें जो गणितीय रूप से गणना करनी होती है वो कैसे करेंगे, तो हेडिंग लगा दो स्लेटर्स रूल, स्लेटर का नियम, स्लेटर्स रूल। स्लेटर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और ये कई जगह पढ़ते हैं,
और पहला तो ये यहीं पर आ जाते हैं। दूसरा अगर आपको याद हो तो आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, वेस्पर्ट पढ़ा हो तो वहां भी स्लेटर का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखना सर, ध्यान से सुनना। स्लेटर जो है, स्लेटर जब भी बात करेंगे स्लेटर की, तो आपको ज्यादा नहीं, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या? कि अगर आपको मान लो कोई भी परमाणु मिलता है तो सबसे पहले उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सबके लिखने सीख लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। वैसे भी अगर बेटा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन अप टू 30 ही आता है, 1 से लेकर 30 तक का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कब? जब वो गणना करवाता है जेड इफेक्टिव की। बात पल्ले पड़ गई। तो एकदम सिंपल सा 30 तक के विन्यास तो हर एक बच्चे को आते ही होंगे। नहीं आते हैं तो बेटा थोड़ा सा सीख लेना या पूछ लेना। अब सुनो, स्लेटर जो है वो दो ही बात कहता है, दो रूल बोलता है। पहला जो रूल है वो रूल अप्लाई होता है किस पर? तो अपन कहते हैं कि सर आपके एस और पी इलेक्ट्रॉन पर। ध्यान से सुनना, जेड इफेक्टिव की जब डेफिनेशन हमने लिखी है तो उसमें हमने कहा है कि बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर ही हमें गणनाएं करनी है। तो ध्यान से सुन लेना कि आपको जो पहला रूल मिलेगा वो पहला रूल किसके लिए मिलेगा? जब आपका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर हो बेटा? एस या पी उपकोष में हो, वहां पर आपको गणना करनी होती है। इसका जो सेकंड रूल होता है वो सेकंड रूल कहां पर काम करता है? जब आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या जिस पर आपको गणना करनी है वो कहां पर हो? डी या एफ में उपस्थित हो। तो ये दो रूल उसने दिए थे और दोनों रूल के हिसाब से ही हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो रूल फर्स्ट जो है वो हमसे क्या कहता है, थोड़ा सा सुन लेना। वो कहता है कि सर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और एनएस और एनपी शेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुन लेना क्या बोला जा रहा है कि एनएस और एनपी शेल का कोई इलेक्ट्रॉन है और उस पर क्या करनी है? हमें सिग्मा की कैलकुलेशन करनी है। तो स्लेटर क्या क्या बातें कहने वाला है वो सुनते जाना। यहां पर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। देखना, इधर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेल है। इसको हम बोल देते हैं कि सर ये कौन सा है? एन सेल है, n-1, n-2, n-3। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब देखना सर, इसके बाहर भी कोई एक कोष है जिसको मैं नाम दे देता हूं क्या? n+1। और यहां पर क्या है सर? आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब सुनो, हमें कैलकुलेशन करना है इस इलेक्ट्रॉन पर। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब ये बताओ कि क्या बाहर के जो कोष हैं, ये कोष के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, आप हो, आपने कुछ भी कर दिया तो क्या पड़ोसी आपको बचाने आते हैं क्या? नहीं आते। पड़ोसी जो है वो सबसे खतरनाक प्रजाति होती है, जो क्या करती है? आपको ज्यादा पिटवाने का काम करती है। अगर मान लो कि आपने कुछ भी कर दिया और आपके घर वालों को थोड़ा सा भी भनक लग गई तो पड़ोसी उस बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा बता देते हैं कि मान लो कि ये कोई पाकिस्तान से आया है कि नहीं है? अरे होता कि नहीं होता? होता है। सबके साथ हुआ होगा ऐसा? होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके भी बाहर कोई है तो अपन कहते हैं कि वो उसको कभी नहीं बचाता है। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि सर वैल्यू ऑफ सिग्मा, सुन लेना, वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर n+1 शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि n+1 शेल इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना होगा? 0। बात पल्ले पड़ गई। यानी कि उसकी बचाने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरी बात करते हैं, ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं कि सर वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर एनएस और एनपी शेल इलेक्ट्रॉन। अब सुन लो भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन खुद प्रेजेंट है उसमें ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुन लेना, जिस इलेक्ट्रॉन पर जिस कोष में तुम गणना कर रहे हो उसी कोष में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, वो आपको कितना बचाएगा? तो ये एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो कि आपको बचाने का काम किया जा रहा है किसके द्वारा? आपके जो हम उम्र भाई बहन हैं उनके द्वारा आपको बचाने का काम किया जा रहा है। क्या वो आपको परफेक्टली बचा पाएंगे क्या? नहीं बचा पाएंगे। अरे वो खुद अपनी जान की भीख मांगेगी कि बापू मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया वो इसने किया। हाँ या ना? अरे होता कि नहीं होता? होता है। तो बापू क्या करते हैं? दबा के फोड़ते हैं, लेकिन लास्ट में वो जो आपके उम्र वाले भाई बहन होते हैं वो क्या बोलते हैं? पापा रहने दो, आपका ही बच्चा है ना? ये तो है ही गंद। तो वो क्या बोलते हैं फिर? ये तो है ही कचरा, इसका क्या है? आप अपने हाथ क्यों खराब कर रहे हो? है कि नहीं है? तो वो आपको थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं? प्रोटेक्शन
दे देते हैं। तो अपन कहते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वहीं पर उपस्थित हैं, उनकी प्रोटेक्शन पावर जो है वो केवल कितनी होती है, 0.35 या 35%। यानी कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का केवल 35% ही आपको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगली बात सुनना, अपन कह रहे हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर लेकर चलते हैं वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर किसके लिए, तो अपन कह रहे हैं कि n-1 शेल इलेक्ट्रॉन, n-1 शेल में है, तुम यहां हो और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है। मान लो कि सर आपके दादा दादी या अंकल आंटी या कोई और जो परिवार के बड़े सदस्य हैं, वो आपको बचाने की बात करते हैं। लेकिन क्या है कि आप लोग उनकी बात को कभी प्रॉपर मानते नहीं हो, इसलिए वो आपको बचाते तो हैं, लेकिन क्या 100% प्रोटेक्शन आपको देते हैं क्या? नहीं देते। 1-2 थप्पड़ वो खुद भी सरका दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन कहते हैं कि सर यहाँ पर भी हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, और कितना मिलता है? उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी का 85% जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। लास्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं, इसके बाद जितने भी बच गए उनके लिए अगर हम सिग्मा की बात करें, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये जो है n-2 n-3 यानी कि नाभिक के एकदम पास, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज यानी कि बापू के सबसे क्लोज कौन होता है? मम्मी होती है। तो हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है, मतलब हमें तो क्या, आपको जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है बेटा वो कहां से मिलती है? मम्मी से मिलती है। अरे हाँ या ना? अरे सबसे ज्यादा तुम्हें कौन बचाता है? ऊपर वाला। ओ हो। ये इतना बड़ा भक्त कौन है भाई? हाँ, बोला सबसे ज्यादा कौन बचाता है? ऊपर वाला। देखो इसके, बहुत बढ़िया बेटा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कहां से मिलती है? मदर से, यानी कि जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, और वहां पर आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो कितनी होती है? तो अपन कहते हैं कि अपनी कैपेसिटी का 100% यूज जो है वो वहां पर किया जाता है। अबे घर पे कभी सीन नहीं देखा गया, बापू गुस्से में हो तो मम्मी जैसे ही बोलती है बापू का गुस्सा त्यों, होता कि नहीं होता? अरे नहीं होता ऐसा? अरे होता कि नहीं होता? शर्मा क्यों रहे हो यार? कौन सी बड़ी बात है? मैं तो भुक्तभोगी हूं, मुझे तो पता है। लपेटो इसको। हाँ। बनाओ, देखिए फटाफट बनाओ। ये जो स्लेटर है उस स्लेटर का पहला रूल है, भाई घर, कहने को घर का मुखिया कौन होता है? वो तो बेटा वास्तविकता में होती है। वैसे कहने को घर का मुखिया कौन होता है? बापू। लेकिन ओरिजिनलिटी में जो डोर है वो किसके हाथ होती है? मम्मी के। है भैया, बापू को आपको और आपकी मम्मी में से किसी को चुनना हो तो वो किसको चुनेंगे? अपनी घरवाली को चुनेंगे यार, तुम्हें क्यों चुनेंगे? तुम्हें पता है बुढ़ापे में किसी काम तो आएंगे नहीं। हाँ देखो, ये है अच्छा बच्चा। सर n+1 सेल का इलेक्ट्रॉन n सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ रिपेल कर सकता है क्या? कर सकता है नहीं, करता है। अंशुमान यादव, करता है बेटा। इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप लोगों ने कभी गांव की बस में सफर किया होगा। जब गांव की बस जाती है तो आपने देखा होगा उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अरे भीड़ वाली बस में सफर किया है क्या? भीड़ वाली बस में 50 सीट होती है, कितनी होती है? 52 सीटर क्या? हाँ। तो 52 सीट होती है और उसमें 200 लोग चढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में सीट पर 3 की सीट पर 5 और 2 की सीट पर 4 बैठे होते हैं, और गैलरी में भी लोग खड़े होते हैं, है कि नहीं है? केबिन में और ऊपर हर जगह लोग चढ़े होते हैं, बस तो दिखती नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में मान लो आप खड़े हो, ठीक है? अब आप लोग सीकर शहर से जाते हो, कहाँ गाँव कहाँ शहर, है ना? तो तुम लोगों को आदत नहीं होती है ऐसे सफर करने की, अगर आदत थी वो छूट जाती है। तो आपने देखा होगा कि मान लो कि यहाँ खड़े हैं और चारों तरफ आपके लोग खड़े हैं, या कौन खड़े हैं, तो क्या आपको हर डायरेक्शन से रिपल्सन मिलता है क्या? अरे मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। हर डायरेक्शन से रिपल्सन मिलता है, तो तुम ऐसा थोड़ी है कि मतलब ऐसे थोड़ी देर के बाद गेट से बाहर उड़ जाते हो। नहीं सर, अपन अपनी पोजीशन पे होते हैं।
बाहर इधर वाला इधर धक्का देता है, इधर वाला इधर धक्का देता है, दो इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो। अरे यही तो होता है। मान लो किसी ने एक साइड से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो अपन ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, नहीं होते क्या? अबे बस में कोई ऐसे एकदम ऐसे स्ट्रेट थोड़ी खड़ा रहता है, भीड़ वाली बस में सब ऐसे होते हैं, नहीं होते क्या टेढ़े मेढ़े? तो बस वही है बेटा, जिधर से ज्यादा फोर्स लगता है आदमी उधर से खिसक जाता है। अगर नहीं लग रहा है तो आप आराम से खड़े हो, क्या दिक्कत है? बस वही चीज है बेटा। ठीक है, चले अब आगे। अब आते हैं स्लेटर के दूसरे रूल पर। और स्लेटर का जो सेकंड रूल है वो आपसे क्या कहता है वो सुन लो। ये सर मैथमेटिकल फिक्स्ड रूल है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर, सुन लो सुन लो सुन लो, फॉर एनडी एंड एनएफ इलेक्ट्रॉन। देखो सर वहां पर लिखा हुआ है एनएस और एनपी शेल, और यहां पर क्या लिखा हुआ है एनडी एंड एनएफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, वो देख लेंगे क्या है। वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर एन प्लस वन शेल इलेक्ट्रॉन, आज भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि बाहर वाला कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ सिग्मा किसके लिए, तो अपन कह रहे हैं कि सर आप लोगों के एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 0.35 यानी कि 35, और इसके बाद जो बच गया उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये रूल थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है नया लगे, या फिर आप लोगों को पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन बोलेंगे कि सर ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एनडी और एनएफ, इनके लिए जो वैल्यू ऑफ सिग्मा आपको मिलता है वो वैल्यू ऑफ सिग्मा कितना मिलता है 1.0। ध्यान से सुन लेना, मैंने यहां लिखा एनडी और एनएफ, एनडी और एनएफ को सिलेक्ट कर लो, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू कितना मिलता है 1.0। स्लेटर का सेकंड रूल जब अप्लाई करेंगे तब आपको जाकर क्या हो जाएगा बेटा, एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो एक बार के लिए बस आप लोग को लिख लो, एक्सप्लेनेशन इसका एग्जैक्ट लगाना कैसे है जब हम लोग एग्जांपल लेंगे डी ब्लॉक वाला, तब आपको क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बेटा फटाफट। पहला रूल तो जल्दी से समझ में आ जाता है, सेकंड रूल जो है ना बेटा, इसके जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो इसके लिए आप लोग वेट करें कि जैसे ही डी वाले इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन आएगा मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा कि सर किस टाइप से आपको अप्लाई करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, अप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा ये। चले बेटा आगे। ये बात यहाँ पर किसकी खत्म होती है, स्लेटर रूल की। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। तो 2-4 मिनट आप लोग सुनना और बताना कि क्या आपको जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो समझ में आया या नहीं आया। देखो सर यहाँ पर दो चीजें चली है, एक तो एस और पी इलेक्ट्रॉन का और दूसरा डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन का। तो दोनों की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है क्योंकि दोनों के लिए स्लेटर के सिग्मा के मान भी क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर वन। नंबर वन पे बात करते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देख लेना भाई, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसे प्रजातियां जिनमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, एक। एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो क्या वहां पर उसको बचाने के लिए कोई और है क्या, नहीं है। अबे यार कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। उस पर क्या देखना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या तो उसको बचाने के लिए कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। तुम्हें एग्जाम्पल तुम खुद का ले सकते हो। तुमने कांड किया हुआ है, तुम्हारे बापू को पता है, बापू घर पे गब्बर बन के बैठे हुए हैं बेल्ट लेके, और तुम घर पे पहुंचते हो, घर पे कोई नहीं है, बस बापू हो और तुम हो। अब क्या होगा वो तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम्हें कोई बचाने आएगा, नहीं आएगा। सर बापूजी जी भर के तुम्हारी ठुकाई करेंगे, जब थक जाएंगे तो बोलेंगे कि जा एक गिलास पानी लेके आ, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। होता कि नहीं होता, ऐसा ही होता है। तो अपन कहते हैं कि ऐसे केस में सिग्मा का वैल्यू कितना होता है बेटा, जीरो, कोई बचाने वाला नहीं होता। तो टोपी वाले भैया अगर सिग्मा जीरो होता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अगर जेड माइनस सिग्मा होता है, सिग्मा तुम्हारा बेचारा पहले से जीरो है, तो न्यूक्लियस कितना फोर्स लगाएगा
जितना उसके पास है पूरा का पूरा फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा। ऐसे केस में जेड इफेक्टिव जो है वो जेड के क्या आता है बेटा, बराबर आता है। बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब देखो सर, दूसरा केस जो आता है वो आता है टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सुन लेना भाई, दो इलेक्ट्रॉन वाला जो तंत्र होता है उसकी बात। दो इलेक्ट्रॉन वाला तंत्र कौन है उसको भी सुन लो। तो अपन कहते हैं उसके एग्जाम्पल है कौन, हीलियम। आप चाहो तो क्या ले सकते हो, लिथियम। आप चाहो तो क्या ले सकते हो, बेरिलियम। आप चाहो तो क्या ले सकते हो, बोरॉन इत्यादि। आप चाहो आगे तक जा सकते हो। दो इलेक्ट्रॉन जिस भी सिस्टम में है, टोटल है ही दो, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखना, एक पर फोर्स लगाना है और दूसरे को बचाना है, तो इसकी बचाने की क्षमता जो है वो अलग कॉन्सेप्ट से आती है, और उसके सिग्मा का मान जो है वो 0.35 ना होकर कितना होता है, 0.30। याद रखना, जहां भी टू इलेक्ट्रॉन का सिस्टम तुम्हें मिल गया, मतलब तुम्हारे सिग्मा का मान कितना है, 0.30 ना कि 0.35। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर मैं यहां पर हीलियम का एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हीलियम का जेड इफेक्टिव मेरे को चाहिए, तो ये कितना है, 1s2। टोटल इलेक्ट्रॉन दो है, तो यहां पर सिग्मा का मान कितना मिलेगा, 0.30, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, 2 माइनस 0.30, और ये कितना आ जाएगा, 1.70। क्लियर है सर। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, जहां भी तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम मिला, सर चुपचाप इसको क्या बना देना, 0.30। चलो सर, हीलियम के बाद आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। वो कौन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दो से क्या है, ज्यादा। सुन लेना, यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, दोनों की कहानी हो चुकी है। अब बात करते हैं मल्टी, मतलब दो से बहुत ज्यादा। अब एक बात बताओ सर, अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या सिग्मा जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर, सिग्मा का मान क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप लोग क्या बोलोगे, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि जेड इफेक्टिव जो है वो जेड से क्या मिलेगा, कम। अरे जेड इफेक्टिव क्या मिलेगा, जेड से कम। यानी कि सर जितना फोर्स लगाएगा उतना वो फील नहीं करेगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कहानी इसकी होती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल यहां पर लेकर आते हैं कौन, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। कैलकुलेशन समझ लेना, छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले अगर जब भी जेड इफेक्ट की गणना करनी हो, आप लोग क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद बाह्यतम कोष को सिलेक्ट कर लो। यहां पर बाह्यतम कोष कौन है, 2s। आगे बात समझ में, इसको बोल दोगे ये कौन है, एनवा कोष। तो पहला कोष जो है वो क्या हो जाएगा, n-1। करेक्ट है। अब देखो सर, एनवे कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, एस में। एस में होने का मतलब स्लेटर का कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट रूल। अगर स्लेटर का फर्स्ट रूल लगेगा तो अब हमारे पास वैल्यू फिक्स हो चुके हैं। अब ये बताओ, एनवे कोष में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इसी पर क्या करनी है, जेड इफेक्टिव की गणना। तो क्या ये खुद को बचा पाएगा क्या, नो सर, खुद को कभी नहीं बचा पाएगा। तो अपन क्या कह लेंगे कि बचाने का काम कौन करेगा, 1s के n-1 के। n-1 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है, 0.85। बोलो बात समझ में आ गई, सिंपल गणना है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा सिग्मा कितना आया बेटा, 1.70, इतना ही आएगा। जेड इफेक्टिव जो है वो कितना बन जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, जेड माइनस सिग्मा, और 3 माइनस 1.70 कितना आया बेटा, 1.30। सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल लगे हाथ ले लेते हैं, और वो कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। 4 हुआ तो आप क्या बोलोगे कि इसका विन्यास होता है 1s2 2s2। बाह्यतम कोष सिलेक्ट कर लो, और वो कौन है, ये। और यहां पर ये क्या आ गया, n-1। बाह्यतम कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में है, मतलब स्लेटर का कौन सा रूल लगेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट। फर्स्ट रूल लगेगा तो आप क्या बोलोगे कि एनवे कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। एक पर जेड इफेक्टिव देखना है, तो एनवे कोष में इसको बचाने वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। उस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है, 0.35। अपन बोलेंगे n-1 में दो इलेक्ट्रॉन है और उसका सिग्मा कितना है, 0.85। तो आपके पास टोटल सिग्मा जो है वो कितना आएगा, 1.70,
और ये आ गया 0.35, ये आ गया 2.05। करेक्ट है, एकदम सिंपल सा। तो बेटा आपका जेड इफेक्टिव जो है वो कितना आएगा, 4 माइनस 2.05 यानी कि 1.95। क्लियर है? क्या आप भी इस तरीके से गणना कर सकते हो? क्या कर लोगे पक्का? चलो तो इसको नोट करो और कुछ गणनाएं आपको करनी है वो हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले विन्यास को, विन्यास लिखने के बाद भाइयतम कोष को सिलेक्ट कर लो। भाइयतम कोष को सिलेक्ट करने के बाद ये देखो कि स्लेटर का कौन सा रूल लगेगा, यानी कि एस में जा रहा है, पी में जा रहा है। स्लेटर का रूल लगने के बाद आप लोग क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो क्योंकि उस पर गणना करनी है, बाकी इलेक्ट्रॉन को लपेट दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। हो गया भाई? हाँ चला आगे। अरे चला, चला। चलो सर, अब दो तीन कैलकुलेशन आप कर दो ताकि आगे बढ़ पाए। लो जी सर, कैलकुलेशन आपको करनी है नंबर 3 पर, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इन्होंने लिख लिया हो वो फटाफट नाइट्रोजन की कैलकुलेशन बना दो बेटा, कि नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव का मान जो है वो कितना आएगा और क्यों आएगा। सिंपल सा काम है सर, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। हो गया क्या? बना दिया। नाइट्रोजन बना लिया क्या? हाँ, बन गया। हाँ भाई, पढ़ने वाले बच्चे, बन गया नाइट्रोजन। क्या नाम बेटा आपका? हर्ष? क्या? अब मैं बेटा क्या बोलूं तेरे को।
मतलब आदमी पहचानने में मैं गलती तो नहीं करता, पहले सही बोला था मैंने। चलो आगे बोलो भैया। नाइट्रोजन बन गया, बन गया। अरे बना दिया सबने। चलो आ जाओ सर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। देखो सर, यहां पर आपको जो सिलेक्ट करना है वो क्या करना है, तो अपन बोलेंगे सबसे पहले विन्यास, विन्यास के बाद बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष कौन है सर यहाँ पे, n। ये कौन है, n बराबर 2। ये मिल गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, n-1। आपने देखा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किसमें है, p में, मतलब सिलेक्टर का कौन सा रूल, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 में से एक पर गणना करनी है, तो इस कोष के बचाने वाले कितने हैं, 4। 4 है, तो आप क्या कहते हो, एनवे कोष की प्रोटेक्शन पावर कितनी होती है, 0.35। और सर साथ में कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 गुणा 0.85। ये आपका कौन है, सिग्मा। सिग्मा कितना आ गया, 1.70। और ये कितना आ गया बेटा, 1 दशमलव, सॉरी 120 200 कितना आ रहा है, 1.40। 1.40 तो टोटल आ गया 3.10। इतना ही आया गया। अपन क्या बोलेंगे कि सर हमारा जेड इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा, 7 माइनस 3.10 कितना आ गया बेटा, 3.90। बहुत बढ़िया। लीजिए सर नंबर 4 पर गणना कर दो, नाइट्रोजन +1। और इसका परमाणु क्रमांक अब घटकर हो गया 6। अच्छा 7 ही है क्या, चलो ठीक है, बहुत धीरे समझ में आया। धन, चलो। हाँ, नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक नंबर आज भी कितना है, 7। बनाओ बेटा फटाफट। नाइट्रोजन प्लस के लिए आप गणना कर दो कि नाइट्रोजन प्लस जो है उसमें आपके जेड इफेक्टिव का मान कितना आएगा। आपसे गणना इसलिए करवाई जा रही है कि बेटा 2-4 एग्जांपल अगर आप अपने हाथ से बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बन गया क्या, बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक ही काम करना है और वो काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस बार हो जाएगा 2p2। बाह्यतम कोष आज भी n है और ये n-1 है। स्लेटर का पहला रूल लग रहा है और बाह्यतम कोष में आज इलेक्ट्रॉन है 4। एक पर गणना करनी है, बचाने वाले हैं 3। तो 3 बचाने वालों का मतलब 3 गुणा 0.35 और ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 गुणा 0.85। ये है आपका सिग्मा। सिग्मा इतना आ गया तो कितना आया, 1.70। और ये कितना आ गया, 1.05। टोटल आ गया 2.75। अपन बोलेंगे कि सर आपका जो जेड इफेक्टिव आएगा वो जेड इफेक्टिव कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 7 माइनस 2.75 मतलब 4.25। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर 5, लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन। नाइट्रोजन माइनस आज भी इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बदलने से परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, सिर्फ आवेश बदलता रहता है। परमाणु क्रमांक डिपेंड करता है प्रोटॉन की संख्या पर, तो आपको उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। तो बनाइएगा बेटा फटाफट। और क्या आने वाला है नाइट्रोजन माइनस का, नाइट्रोजन माइनस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ये हुआ n, ये हुआ n-1। आ गया आंसर। चलो अब भाई, स्लेटर का पहला रूल लगेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। 6 में से एक पर गणना करनी, बचाने वाले 5। 5 बचाने वाले एक की क्षमता 0.35 और ये आ जाएगा कितना, 2.85। ये आया आपका सिग्मा 1.70 और 0.35 गुना 5 कितना होता है बेटा, 1.75। ये वाला, चलो ठीक है, टोटल हो गया 3.45। क्लियर है। अपन क्या कह रहे हैं कि आपका जो जेड इफेक्टिव आ रहा है वो क्या होता है, 7 माइनस 3.45 और ये कितना हो गया, 3.55। करेक्ट है सर। बस इतनी ही गणनाएं करेंगे, इतने में आप लोग सीख गए होंगे। अब देखो सर, ये तीनों गणनाएं करने के पीछे का जो कारण है वो हम लोग यहां पर ले आते हैं। देखो सर, एक तो है नाइट्रोजन न्यूट्रल, एक है नाइट्रोजन प्लस और एक है नाइट्रोजन माइनस। क्या बेटा तीनों के लिए मैं ये बोल सकता हूं या कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न आयन आपको मिले हुए हैं, समझ गए। तो अपन क्या कहते हैं, आपने कहा कि सर ये हुआ क्या, डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट। एक तत्व के भिन्न भिन्न आयन आपको मिले हैं।
अगर ऐसा केस आपको मिलता है तो आप क्या कहते हो कि सर एक है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन प्लस, एक नाइट्रोजन माइनस। यहां पर अगर मैं इनके जेड इफेक्टिव की बात करता हूं मैथमेटिकली, तो इसका जेड इफेक्टिव आया है 3.90, इसका आया है 3.55 और इसका आया है 4.25। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है, तो आप क्या बोलोगे? कैटायन का, फिर न्यूट्रल और फिर किसका है बेटा? एनायन का। क्या सर यहां पर मैं ऐसे समझ सकता हूं क्या कि यहां पर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं? चल जाएगा क्या? क्या बोला? 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। बेटा यहां पर 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आकर्षण बल बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल। यहां पर 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। क्या आकर्षण का मान कम हो गया क्या? बिल्कुल सर। तो आपने बात समझ ली। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जेड इफेक्टिव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ सकता है किसके? पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ सकता है किसके? नेगेटिव चार्ज के। बेटा ये कब आता है? जब आपको क्या दिए गए हो? डिफरेंट आयन ऑफ एन एलिमेंट, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न आयन। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा? उतना ज्यादा। और जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, और नेगेटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर है? नोट करें, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है। आगे चल के हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे सर कॉन्सेप्ट पे कि हमने ये सीखा था और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना सा खेल है, और कोई जेड इफेक्टिव में बड़ा भारी काम नहीं है। तो ये एस और पी में हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिल चुका है, एक छोटी सी बात हम कर चुके हैं। जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन बहुत ही आसान थी, बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको कर लिया। अभी चला आगे, चलो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट। जेड इफेक्टिव ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। एक वर्ड लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जानते हो गया? यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान। उन्हें क्या बोल दिया जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जहां भी आइसो वर्ड यूज होता है उसका मतलब ही क्या होता है? समान। क्लियर है? तो चलो अब देखना सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कॉन्सेप्ट किस टाइप से काम करता है और कौन कौन सी चीजों की हमें जानकारी रहना आवश्यक है वो देखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है Mg2+। Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अपन बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के बाद में सोडियम 1+। सोडियम 1+ के बाद हम बात कर लेते हैं F- की, और हम बात कर लेते हैं O2- की। यहां पर जितने भी प्रजाति केटायन या एनायन लिखे गए हैं, क्या सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है क्या? अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो सिग्मा का वैल्यू समान आएगा या अलग अलग आएगा? भैया एक बात बताओ, सिग्मा किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर। हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन समान है तो सिग्मा भी क्या आएगा? समान। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर सब के लिए सिग्मा क्या आएगा? सेम। ये बात मेरे हिसाब से पल्ले पड़ गई होगी। अगर पल्ले पड़ गई तो मैं कहता हूं कि मैं इधर से इधर जाता हूं तो सिग्मा क्या रहता है? कांस्टेंट, या मैं कह दूं कि सेम। दूसरी बात, अगर बेटा अपन इधर से इधर जाते हैं तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव आ रहा है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका होता है 11, इसका होता है 9, और इसका होता है 8। मैं ये कह दूंगा कि सर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो लगातार क्या हो रहा है? कम। अगर बेटा एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा कांस्टेंट हो चुका है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मेरा जेड जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है? कम। जेड कम होगा तो क्या जेड इफेक्टिव भी कम होगा क्या? और जेड इफेक्टिव कम होगा तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि यहां पर जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इस प्रकार से आएगा? अगर जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ऐसा आएगा तो क्या फिर से मैं वही बात कह दूंगा कि सम इलेक्ट्रॉन ये प्रजातियों के लिए
आपका जेड इफेक्टिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव चार्ज के क्या आ जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमने 2 मिनट पहले भी चेक किया था, वो किसके लिए था, डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट, और ये किसके लिए है, तो आपने कहा कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि दोनों के लिए आप सेम कॉन्सेप्ट पे चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहां पर आपके पास जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, आवेश है। बस यही सब आंसर आपको प्रोवाइड कर देगा। ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का जो जेड इफेक्टिव होता है उसकी एक सिंपल सी कहानी होती है। नोट कर लीजिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। बनाओ बेटा फटाफट, एकदम सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हो, कोई मुश्किल काम इसके साथ नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएशन आप किस प्रकार से बताओगे और किस प्रकार से नहीं बताओगे। हो गया? चाला, ये स्लेटर के पहले रूल को अप्लाई करने का एक सिंपल सा मेथड था। स्लेटर के सेकंड रूल को भी हम अभी के अभी अप्लाई कर देते हैं, ताकि कल के लेक्चर में हम सिर्फ इसको फाइनल टच देकर खत्म कर दें। अभी चलेगा? चलो, ये कहानी किसकी है, तो आपने कहा कि सर ये कहानी इसकी है। तो अब देखो सर, हम स्लेटर के सेकंड रूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ कैसे कैसे हमें काम करना है। तो सुनना, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, और वो एग्जाम्पल किसका है तो देखना। एग्जाम्पल है जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। चलो स्कैंडियम छोड़ो, स्कैंडियम छोटा एग्जाम्पल है, जिंक को ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, इस बार बोर्ड पर जो लिखा है, बोर्ड पर क्या लिखा है, जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। जब भी आपको किसी परमाणु की बात करेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या लिखूं, 4s या 3d, 3d10 और 4s2। पहले 4s आएगा, पक्का? एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम का मतलब टीआई है ना, टाइटेनियम के लिए ऊर्जा स्तरों का कौन सा क्रम सही है, टाइटेनियम के लिए ऊर्जा स्तरों का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन नंबर 1 3s 3p 3d 4s, सेकंड ऑप्शन 3s 3p 4s 3d। 50-50 है सर, डायरेक्ट आंसर दो। टाइटेनियम के लिए ऊर्जा स्तरों का कौन सा क्रम सही है? हाँ, फर्स्ट या सेकंड? टाइटेनियम नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड है ना। टाइटेनियम के लिए ऊर्जा स्तरों का कौन सा क्रम सही है? फर्स्ट। टाइटेनियम के लिए ऊर्जा स्तरों का कौन सा क्रम सही है? फर्स्ट। कॉपी के ऊपर जगह है क्या? जल्दी से एक बात लिखो, लिखो N+L रूल, N+L रूल रिक्त कक्षकों हेतु लागू होता है। लिखवा दिया गया, तो मैं मारूंगा जूते तुम्हें, मूर्खों, कल ही तो बताया, फिर ये मेरे को लगा मैंने शाम वाले हिंदी में बताया तब मैं कुछ नहीं बोला, अब बोल दूं क्या? मन में तो आ रहा बोल दूं। हाँ अब सुनो, अबे कल ही बताया यार,
पर मतलब बैठे-बैठे देख रहे हैं, अच्छा यार ऐसा भी कुछ आया था क्या? कल बताया गया ये? बताया है कि 3D की ऊर्जा जो है वो कम होती है 4s से। कब? जब इलेक्ट्रॉन भर जाता है। भरने से पहले खाली कक्षक होते हैं तो 4s की ऊर्जा कम होती है। n+l का रूल जो है वो खाली कक्ष को हेतु लागू होता है यार। ठीक है? तो चलो, पहले क्या लिखा जाएगा बेटा? 3D, उसके बाद कौन आएगा? 4s। अब सुनो, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला? 3D इलेक्ट्रॉन। क्या इसने nd या nf की बात करी है क्या? यस। तो हम स्लेटर का कौन सा रूल लगाएंगे? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सेकंड क्या बोलता है कि आप nd और nf को सिलेक्ट कर लो। ये लो सर, पहले हम पूरा कोर्स लेते थे, रूल पढ़ के देखो। पहले रूल में लिखा है ns और np शेल, शेल को वहां मार्क कर दो। पहले रूल में एनएस और एनपी शेल, इसीलिए मैंने पहले मार्क नहीं करवाया, अब करवा रहा हूं। शेल को मार्क कर दो। और दूसरे में देखो एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन ही लिखा है, मिल गया क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन, एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन को मार्क कर लो। एक जगह कोष की बात है, एक जगह केवल इलेक्ट्रॉन की बात है। बात पहले पड़ गई क्या? तो यहां पर तुम किसको सिलेक्ट करोगे? जिसको बोला है उसी को। तो इसके रेस्पेक्ट में बेटा ये कितना हो गया? n+1। और अब देखो उसमें तीसरा पॉइंट लिखा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। बात समझ में आ गई क्या? तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये साइड कौन सी है भाई? लेफ्ट साइड किसका? एनडी का। बात पहले पड़ गई क्या? सिंपल है, आसान है। आ जाओ भाई, मेरे बताओ n+1 का कितना होता है? 0। 0 गुणा कितना? 2 प्लस एनडी में कुल कितने हैं? 10। एक पर गणना करनी है, बचाने वाले कितने? 9। एक का कितना? 0.35 प्लस ये देखो सर, 6 2 8 2 10 2 12 6 18। 18 इलेक्ट्रॉन में प्रत्येक का कितना? 1। तो सिग्मा कितना आया बेटा? इतना। तो अपन क्या बोलेंगे? 18 प्लस इतना कितना? देख लोगे क्या? अरे ये काउंट कर लोगे क्या? 35 का पहाड़ा 9 बार बोलना है। और ये तो मेरे से बड़े मैथमेटिशियन है। 35 का पहाड़ा 10 बार बोलो, कितने आते हैं? 350। 350 में से 35 निकाल दो, कितने बचते हैं? 315। तो मतलब ये कितना आ जाएगा? 18 प्लस 3.15। आ गया क्या? टोटल कितना आ रहा है बेटा? 21.15। तो अपन क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव जो है वो कितना आएगा? 30 माइनस 21.15, दैट इज 8.85। बोलो सर, पहले वाले से बहुत आसान है क्या? अरे हाँ या ना? बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। एनडी को पकड़ो, एक लेफ्ट बना दो, एक राइट बना दो, राइट वाले 0, लेफ्ट वाले पकड़ लो, एक ही आता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपके कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कल हम लोग इसका 2-3 छोटे-छोटे कंक्लूजन निकालेंगे और उन कंक्लूजन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, ताकि क्वेश्चन करने में हमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है सर? चलो, कोई दिक्कत किसी को? बेटा, टेस्ट कब है? इस संडे को है क्या? इस संडे को है तो जहां तक पढ़ा दिया जाएगा सैटरडे तक, वहां तक आएगा टिल टॉट। ठीक है? हाँ, और जो नए बच्चे हैं बेटा वो देख लेना, नीचे एप्लीकेशन होगा ना, एप्लीकेशन पे चलता ना ये। चलो मैं बोल दूंगा उनको, वो व्यवस्था करवा देंगे। ऐसे तो पढ़ाएंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो आप लोग आराम से घर पे पढ़े पढ़े देख लेना, और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दे।